रेट ऑफ रिएक्शन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। एवरीथिंग इज पिंक, आई होप इट स्टेज ग्रीन इन योर लाइफ। अच्छा जी। रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो नोन एज रिएक्शन काइनेटिक्स, जब आपने थ्योरी में ये क्वेश्चन पढ़ा है, ये चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें यू मस्ट हैव सीन दैट वी हैव टू मेथड्स बाय विच वी कैन मेजर रेट ऑफ अ रिएक्शन. One is change in mass method, the other is change in volume method. Change in mass method is very simple. आपके पास एक मास बैलेंस होना चाहिए जिसका नाम बीम बैलेंस भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी हो सकता है और वेइंग बैलेंस भी हो सकता है. ऑफ कोर्स रेट मेजर करने के लिए टाइम का मेजर करना जरूरी है, तो टाइम के लिए आप स्टॉप वॉच यूज करेंगे. राइट. अब अगर किसी रिएक्शन में लेट्स से कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है एंड इफ यू लेट दिस गैस टू स्केप आउट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, तो रिएक्शन मिक्सचर का मास डिक्रीज होगा. ठीक है. अच्छा. अब मास डिक्रीज होगा तो आप कितने टाइम में कितना मास डिक्रीज हो रहा है, अगर किसी तरह से आप ये मेजर कर लें तो आप रेट ऑफ अ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं. राइट. चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू अ रेट ऑफ अ रिएक्शन. इसके बाद आप उस ग्राफ जो आप रिकॉर्डिंग जो चीजें मेजर करेंगे उनको रिकॉर्ड करेंगे एक टेबल में, और टेबल में रिकॉर्ड करने के बाद आप ग्राफ बनाते हैं, और जो ग्राफ का ग्रेडियंट होता है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग मास ऑन द वाई एक्सिस विच इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस विच इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सपेरिमेंट्स में हमेशा टाइम एक्स एक्सिस पे आएगा बिकॉज टाइम इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो ग्राफ का ग्रेडियंट होता है वो आपको बताता है रेट ऑफ अ रिएक्शन, बिकॉज इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस, दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर ग्रेडियंट एंड दैट विल आल्सो बिकम द फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ अ रिएक्शन या स्पीड ऑफ अ रिएक्शन. आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ग्राफ जितना वाई एक्सिस के करीब होगा उतना रेट ऑफ अ रिएक्शन ज्यादा होगा. मतलब अगर कर्व बन रहा है तो कर्व इफ यू लेट्स से इफ यू हैव टू कर्व्स ऑन द सेम ग्रिड, then the curve which is more closer to the y-axis represents the steeper gradient and greater rate of reaction. अगर straight line है तो straight line which is more steeper or the line which is more closer to the y-axis represents the greater gradient and hence the steeper gradient का मतलब है faster rate of reaction. इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल वाली बात यह है कि अगर आप दो क्वांटिटीज मेजर कर रहे होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, द क्वांटिटी विच यू कैन कंट्रोल इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. लाइक आप टाइम जो है वो अपने हिसाब से मेजर कर रहे हैं. लाइक से आप आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम मास की रीडिंग चेक कर रहे हैं कि कितना मास डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, या कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. तो जब आप चेंज इन टाइम चेंज इन मास मेजर कर रहे हैं वो टाइम के हिसाब से मेजर कर रहे हैं, या आपने खुद सेट किया हुआ है लाइक 0 to 10 seconds then 20 seconds and after every regular 10 intervals आप मास मेजर कर रहे हैं. अगर आप इसको 5 seconds का इंटरवल भी ले सकते हैं. तो टाइम आप ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम खुद ही आगे चल रहा है, उस टाइम की बेसिस पे मास किस हिसाब से चेंज हो रहा है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है. एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है और रेट ऑफ अ रिएक्शन में एक्स एक्सिस पे हमेशा आपको टाइम ही मिलेगा. अच्छा, इसके अलावा और कौन सा मेथड आपने पढ़ा है टू मेजर द रेट ऑफ अ रिएक्शन? एक है चेंज इन वॉल्यूम मेथड. चेंज इन वॉल्यूम मेथड में अगर लेट्स से किसी एक्सपेरिमेंट में कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, अगर आप उस गैस को समहाउ कलेक्ट कर लें, लेट्स से अभी मैंने यहाँ पे गैस सिरिंज लगाया हुआ है, तो ये अपैरेटस अरेंजमेंट भी आपको समझ आना चाहिए. वी हैव अ कॉनिकल फ्लास्क. इस कॉनिकल फ्लास्क में हमने एक डिलीवरी ट्यूब इंसर्ट किया है और इस डिलीवरी ट्यूब को सील करने के लिए हमने एक रबर बंग यूज किया हुआ है. दिस इज नोन एज रबर बंग. रबर बंग में बीच में होल होता है जिसमें डिलीवरी ट्यूब अंदर चली जाती है. ठीक है. तो आपके पास गैस सिरिंज में जो वॉल्यूम कलेक्ट होगा गैस का, दैट वुड गिव यू दी वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कितने टाइम में कितना वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा है जब आप वो मेजर करेंगे तो दैट वुड गिव यू दी रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है भाई, समझ आती है बात? हाशिर क्या हो गया? अब अगर आप इस डेटा को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस पे अगेन टाइम होगा और वाई एक्सिस पे ऑब्वियसली आपका वॉल्यूम ऑफ गैस होगा. अब जब चेंज इन मास वाला ग्राफ बना रहे हैं तो मास डिक्रीज हो रहा था इसलिए वो डिक्रीजिंग कर्व था. अब जहां पे चेंज इन वॉल्यूम वाला ग्राफ बना रहे हैं तो वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा जो भी गैस कलेक्ट हो रही है. तो आपके पास ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा. अ टाइम विल कम व्हेन द रिएक्शन विल स्टॉप और उसके बाद देयर विल बी नो मोर गैस विल बी प्रोड्यूस्ड. इस मींस दैट रिएक्शन विल स्टॉप और जो आपका ग्राफ है फिर वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाता है. चेंज इन मास मेथड पे भी जब आप मास टाइम ग्राफ बनाएंगे तो जब आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टल होगा तो इट मींस रिएक्शन स्टॉप हो गया है.
और इसी तरह चेंज इन वॉल्यूम मेथड में जब आप वॉल्यूम टाइम ग्राफ बनाएंगे तो जब जहां पे ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, इट मींस कि ग्रेडियंट जीरो हो गया, रेट जीरो हो गया और रिएक्शन स्टॉप हो गया। अब मजीद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही है। Yes, there are many other methods to measure the rate of a reaction. Like you can also measure the rate of a reaction by change in pH method. You can also measure the rate of a reaction by change in color intensity. ठीक है, लेकिन हम ग्रेड 11 में जो है वो यूजुअली फोकस करते हैं चेंज इन मास मेथड पे और चेंज इन वॉल्यूम मेथड पे। इसी तरह से एक मेथड और होता है, एक हमारे पास एक टिपिकल रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे होते हैं। तो अब हम उसमें करते क्या है, हम एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, और जब प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे तो जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है इट विल स्टार्ट बिकमिंग ओपेक। मतलब वो जब कलरलेस सोल्यूशन था, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो पीपीटी फॉर्म होंगे, पीपीटी फॉर्म होंगे तो सोल्यूशन ओपेक हो जाएगा। मतलब पहले आप वो ट्रांसपेरेंट था, आप उसके आर पार देख सकते थे, लेकिन जब उसमें पीपीटी फॉर्म होगा तो आप नहीं देख सकेंगे उसके आर पार। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक बीकर को एक वाइट टाइल या एक पेपर के ऊपर रखते हैं और उस पेपर पे एक क्रॉस लगा देंगे जो कि विजिबल होगा। अगर हम फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीकर अगर हम सोल्यूशन के थ्रू उसको देखेंगे तो वो विजिबल होगा। बट वंस द प्रेसिपिटेट स्टार्ट्स फॉर्मिंग तो क्या होगा, ये जो क्रॉस लगाया हुआ है आपने या पेपर पे कुछ भी लिखा हुआ है वो दिखना बंद हो जाएगा, वो डिसअपेयर हो जाएगा। तो वो जो टाइम लग रहा है इस स्पॉट को या इस मार्क को डिसअपेयर होने के लिए, उस टाइम को आप रिकॉर्ड कर लेंगे, तो उससे भी आप रेट ऑफ अ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक रफ आइडिया आपको जरूर दे देगा कि कौन सा रिएक्शन फास्ट है और कौन सा रिएक्शन स्लो है। लेकिन ऑब्वियसली इस मेथड को यूज करके अगर आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, डिफरेंट कंसेंट्रेशंस लेंगे सोल्यूशन की, और आप देखेंगे कि किस एक्सपेरिमेंट में कितना टाइम लग रहा है फॉर दिस क्रॉस टू डिसअपियर। ठीक है, यस उस्वा यू मे लीव। समझ आती है बात आप लोगों को यहाँ पे? अच्छा, दूसरी बात, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इस बीकर का डायमीटर कम कर दूं, मतलब हाइट बढ़ा दूं बीकर की, और यही सेम सोल्यूशन इस बीकर में रिएक्शन को करवाऊं, तो इसमें जो आपका मिक्सचर रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन सेम है, लेकिन इसमें जो नीचे क्रॉस लगा हुआ है उसको डिसअपेयर होने में कम टाइम लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जितनी आप विथ नैरो करते जाएंगे तो प्रेसिपिटेट बन तो उतने ही रहे। अब नैरो विथ में प्रेसिपिटेट बनेंगे तो वो करीब करीब होंगे, करीब करीब होंगे तो जल्दी क्रॉस की विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। आप इस बीकर को और नैरो कर दें और क्विकली इस क्रॉस की विजिबिलिटी जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। राइट, हाइट बढ़ाई है, रेडियस कम किया है। अजल्फा अभी हम ग्राफ का क्वेश्चन भी करेंगे आज, तो आपको वहां पे समझ आ जाएगी ये चीज क्या है। अच्छा भाई, अभी एक क्वेश्चन मैं इससे रिलेटेड भी करवाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि क्रॉस वाले से मतलब क्या है। तो थोड़ा सा वेट कर लो, क्रॉस वाली बात आपको क्वेश्चन से ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। कुछ फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ अ रिएक्शन वो आपको पता होने चाहिए। वो क्या होते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ अ रिएक्शन। अगर आप किसी रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इफ यू परफॉर्म दैट रिएक्शन एट अ हायर टेम्परेचर, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज होगा। अगर आपके पास गैशियस रिएक्टेंट है उसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या मतलब है? साइज ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट पार्टिकल्स अगर आप डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज होगा। अगर आप कैटलिस्ट यूज करेंगे तो रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज होगा। अगर आप कैटलिस्ट ज्यादा यूज करेंगे तो रेट ऑफ अ रिएक्शन ज्यादा इंक्रीज होगा। तो ये वाली बातें, ये फैक्टर्स आपको कुछ याद होने चाहिए। ठीक है जी। इक्विलिब्रियम इट्स अ डिफरेंट थिंग, इक्विलिब्रियम को बीच में अभी ना लाएं। अच्छा भाई, कौन से अपैरेटस अरेंजमेंट ऐसी हैं? देखो जब मैं रेट ऑफ अ रिएक्शन मेजर कर रहा हूं तो एक तो चेंज इन मास मेथड है, वो तो बहुत सिंपल है। आपने किसी भी रिएक्शन वेसल को अपने मास बैलेंस पे रख दिया, उसमें से जब गैस प्रोड्यूस होगी, जब गैस एस्केप करेगी रिएक्शन मिक्सचर में तो मास डिक्रीज हो रहा होगा। लेकिन जो चेंज इन वॉल्यूम मेथड में आप गैस कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके वी हैव डिफरेंट अपैरेटस अरेंजमेंट, आपको सारी समझ आनी चाहिए जो आप एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एक अरेंजमेंट हमारे पास ये है जिसमें हम कॉनिकल फ्लास्क के साथ गैस सिरिंज को कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज द मोस्ट रिलायबल मेथड बिकॉज इसमें गैस के लूज होने के चांसेस कम है।
इसी तरह एक मेथड हमने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में ये भी देखा है कि हम किसी गैस जार में भी गैस कलेक्ट कर सकते हैं। इफ योर गैस इज लाइटर देन एयर या हैवियर देन एयर, तो उसके लिए दो डिफरेंट मेथड्स थे। इफ योर गैस इज हैवियर देन एयर यू कैन कलेक्ट इट बाय द डाउनवर्ड डिलीवरी मेथड, बट इफ योर गैस इज लाइटर देन एयर इट कैन बी कलेक्टेड बाय द अपवर्ड डिलीवरी मेथड, ठीक है, या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो ये भी अपैरेटस अरेंजमेंट आपको समझ आनी चाहिए। लेकिन यूजुअली रेट ऑफ अ रिएक्शन को मेजर करने के लिए हम ये अपैरेटस अरेंजमेंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम गैस जार ले रहे हैं इस गैस जार में मार्किंग्स गिवन नहीं होती हैं। अब अगर मार्किंग्स गिवन नहीं है तो हाउ वुड यू रिकॉर्ड योर मेजरमेंट्स कि कितना वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट हो गया? जब आप वॉल्यूम पढ़ ही नहीं सकते तो आप बता ही नहीं सकते। इसी तरह इसका वॉल्यूम कितना कलेक्ट हो रहा है वो काम करने के लिए हम गैस को ओवर दी वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। और ओवर दी वाटर कैसे कलेक्ट करेंगे? हम यहाँ पे एक मेजरिंग सिलेंडर इन्वर्टेड करके रख देते हैं और इसमें वाटर फिल कर देते हैं। अब ये कंप्लीटली फिल्ड होता है इनिशियली विद वाटर, और जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है, ये उन्हीं गैसेस के लिए है जो गैस इनसॉल्युबल इन वाटर हो। और जब गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी तो गैस के बबल्स जो है वो ऊपर जाके यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, एंड दीज गैस बबल्स विल पुश द वाटर लेवल डाउनवर्ड्स। और जब ये वाटर नीचे आएगा तो कितना वाटर नीचे आया है उसको आप यहाँ पे मेजरिंग स्टैंडर्ड में मार्किंग्स होती हैं उससे आप पढ़ सकते हैं कि कितना वॉल्यूम गैस का कलेक्ट हो गया है। ठीक है भाई, तो वन ऑफ द apparatus अरेंजमेंट टू कलेक्ट द गैसेस वो ये भी है। अब ये टाइम टू टाइम आप थ्योरी में देखते आए हैं, ठीक है। अब आपने जो है इनको आज इंप्लॉय करना है इन टेक्निक्स को क्वेश्चन के थ्रू। डिटेल्स हादिया डाउनवर्ड डिलीवरी मेथड अपर डिलीवरी मेथड बस समझ आना चाहिए, बट रेट ऑफ अ रिएक्शन मेजर करने के लिए हम इन मेथड्स को यूज कर नहीं सकते। हाँ, गैस कलेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें मार्किंग गिवन नहीं होती ना गैस जार में। और अगर मार्किंग गिवन है भी तो गैसेस मोस्टली गैसेस कलरलेस हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितनी गैस कलेक्ट हो रही है कितने टाइम? You cannot identify insoluble gases. You have to learn which gases are soluble and which gases are insoluble. Insoluble gases में बस आपको ये वाली gases याद होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन is very slightly soluble, हम उसको insoluble consider करेंगे जब हम collection of gases की बात कर रहे होंगे। वाटर, हाइड्रोजन एंड मीथेन एंड हीलियम, ये जो गैसेज यहाँ लिखी हुई है बस आपने ये याद रखनी है। बीकर नैरो होगा तो क्रॉस जल्दी डिसअपेयर होगा। हारून, आई वुड रिकमेंड कि यू शुड वेट। बस ये क्वेश्चन आ गया है हमारे पास उस मार्क वाला, तो हम ये क्वेश्चन के साथ उसको पढ़ लेते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो वो जो क्रॉस वाली बात मैंने की है उससे परेशान नहीं हो, इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। चले भाई, अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन एक्वस आयरन 3 नाइट्रेट एंड एक्वस सोडियम थायोसल्फेट। अच्छा भाई, अब इसमें द स्टूडेंट डज 5 एक्सपेरिमेंट यूजिंग द apparatus शोन इन फिगर 2.1। द एयर ऑफ दिस क्वेश्चन, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना ये आईजीसीएसई के एटीपी का है और इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये चूज किया है। तो आप ग्रेड ओ लेवल है चाहे आईजीसीएसई है, एटीपी इज नियरली सेम, तो आप दोनों इंटरचेंज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका मैं एयर वैसे आपको बता देता हूँ, दिस इज November 24। ये जो वेरिएंट है वो पेपर 6 होता है आईजीसीएसई में एटीपी, पेपर 6 वेरिएंट 2 है, एंड द ईयर इज November 2024। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 1 है आई बिलीव। जब आप ये ईयर खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि इस तरह की apparatus अरेंजमेंट आपको पहले से पता हो। अब ये इतनी सारी apparatus अरेंजमेंट है केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने के लिए, तो आप सारी बेटा नहीं पढ़ सकते ना, आपकी सिलेबस की रिक्वायरमेंट है। आपने डिड्यूस करनी है चीजें यहीं से देख के, एनालाइज करनी है यहीं से देख के। और ये बहुत डिटेल में इन्होंने डायग्राम बना के दी हुई है। इसमें कह रहे हैं, अब हमें नहीं पता, हमने नहीं पढ़ा ग्रेड 11 में कि सोडियम थायोसल्फेट क्या होता है। अभी हमें बता देंगे कि सोडियम थायोसल्फेट क्या होता है, कोई कंपाउंड है, इतना तो समझ आ गया ना, राइट। ये ओ लेवल की एटीपी बुक में नहीं मिलेगा, आईजी की एटीपी बुक में मिलेगा आपको क्वेश्चन, वो जो आईजी की अलग से अपलोड हुई हुई है उसमें मिलेगा। अच्छा जी, इसमें कह रहे हैं द स्टूडेंट डज 5 एक्सपेरिमेंट यूजिंग द apparatus शोन इन फिगर 2.1। 5 cm³ ऑफ एक्वस आयरन 3 नाइट्रेट लिया है, उसमें वी हैव एडेड एक्वस सोडियम थायोसल्फेट। 100 cm³ बीकर लिया हुआ है और इसमें एक नीचे प्रिंटेड पेपर रखा हुआ है, प्रिंटेड शीट रखी हुई है जिसपे कुछ टेक्स्ट प्रिंट हुआ हुआ है। वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बीकर के ऊपर से
क्या पता अगर ये सोल्यूशन ऑलरेडी ओपेक है तो वो क्रॉस आपको नजर नहीं आ रहा होगा। अगर इस सोल्यूशन में कुछ ऐसा हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सोल्यूशन कलरलेस हो रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको क्रॉस नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आईजी और ओ लेवल के उसमें परेशान ना हो, एटीपी सेम है। ठीक है, इनफैक्ट जो आईजी का एटीपी जैसा हुआ करता था वैसा अब ओ लेवल का हो गया। तो आप सब लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। इनफैक्ट जब हम एलई पेपर्स करेंगे तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि जब आईजी का एलई पेपर हो रहा होगा तब ओ लेवल वाले भी क्लास लेंगे, और जो ओ लेवल का एलई पेपर हो रहा होगा तो आईजी वाले भी क्लास लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर, कुछ फर्क है ही नहीं उनमें। अच्छा भाई चलो, अब जरा देखते हैं हो क्या है एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट वन में दे आर सेइंग यूज अ 50 सेंटीमीटर क्यूब मेजरिंग सिलेंडर टू पोर 50 cm क्यूब ऑफ aqueous iron 3 nitrate into a 100 cm क्यूब बीकर। ठीक है जी, 50 cm क्यूब मेजरिंग सिलेंडर से इन्होंने 50 cm क्यूब aqueous 3 nitrate डाला पहले। स्टैंड द बीकर ऑन द टेक्स्ट ऑफ द प्रिंटेड शीट एज शोन इन फिगर 2.1। ठीक है, बीकर आपने ऐसे प्लेस किया कि नीचे आपको टेक्स्ट दिख रहा है लिखा हुआ। यूज 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेजरिंग सिलेंडर टू पोर 15 cm क्यूब ऑफ aqueous sodium thiosulfate into the beaker। ठीक है, इनिशियली यू हैव एडेड 50 cm क्यूब ऑफ आयरन 3 नाइट्रेट और फिर 25 सेंटीमीटर क्यूब मेजरिंग सिलेंडर यूज करके 15 cm क्यूब ऑफ सोडियम थायोसल्फेट डाला। At the same time, start a stopwatch. Stir the contents of the beaker. Stirring, जब आप दो रिएक्टेंट्स मिक्स करते हैं तो हमारे पास स्टिरर होता है, ग्लास रॉड होती है, उससे आप रिएक्शन मिक्सचर को स्टिर करते हैं। एंड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इन ऑर्डर टू मेक द कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सर, ताकि वो सबका सब रिएक्ट करे, तो स्टिरिंग जरूरी होती है। Look down from above the beaker when the text on the printed sheet become visible। तो यहाँ पे वो उल्टा हो रहा है, जो हम डिस्कस कर रहे थे वो डिफरेंट था, यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पे ये सोल्यूशन पहले से ओपेक है और जब ये रिएक्शन होगा तो कुछ इसमें ऐसा हो रहा है कि सोल्यूशन कलरलेस होता जा रहा है, और जैसे कलरलेस होगा सोल्यूशन तो हमें वो जो प्रिंटेड शीट पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। Stop the stopwatch and record the time in seconds to the nearest whole number. Once the text on the printed sheet becomes visible, you have to stop the stopwatch. Rinse the beaker with distilled water. And for experiment 2 में क्या कर रहे हैं ये लोग? Repeat the experiment 1 using 10 cm cube of sodium thiosulfate. पहले sodium thiosulfate 15 cm cube लिया था, अब 10 cm cube ले रहे हैं instead of 15 cm। एक्सपेरिमेंट 3 में क्या कर रहे हैं? रिपीट द एक्सपेरिमेंट 1 and take 7 cm cube of sodium thiosulfate, so they are decreasing the volume of sodium thiosulfate। ठीक है, from experiment 2 till experiment 5 they are just decreasing the volume of sodium thiosulfate। बाकी सारी चीजें obviously सेम रहेंगी। तो आयरन 3 नाइट्रेट का वॉल्यूम है वो सेम रखेंगे, बाकी सोडियम थायोसल्फेट द अदर रिएक्टेंट उसका वॉल्यूम हम डिक्रीज कर रहे हैं। Yes, opaque means that do not allow you to see through the solution। जो ट्रांसपेरेंट का अपोजिट होता है उसको ओपेक कह रहे हैं। अच्छा भाई बेटा, एयर मैंने बता दिया है, ये फाइल आपके साथ शेयर हो जाएगी, तो अभी आप एयर की टेंशन ना लें। अच्छा भाई, यहाँ पे पार्ट ए में दे आर सेइंग यूज द इंफॉर्मेशन in the description of the experiment and the stopwatch diagrams to complete table 2.1। experiment 1 में वॉल्यूम ऑफ aqueous sodium thiosulfate कितना लिया है, experiment 2 में कितना लिया है, 3 में कितना लिया है, 4 में कितना लिया है, 5 में कितना लिया है। तो वो जो वॉल्यूम्स हैं वो आपके पास यहाँ पे है। एक्सपेरिमेंट 1 में 15 लिया है, फिर 10, एक्सपेरिमेंट 3 में 7 cm क्यूब, एक्सपेरिमेंट 4 में 6.0, एक्सपेरिमेंट 5 में 5.0। तो यह आपने वॉल्यूम बस यहाँ पे लिखने थे। मेक श्योर क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास ये 1 डेसिमल प्लेस पे दिए हुए वॉल्यूम, तो मैंने भी 1 डेसिमल प्लेस पे लिखे। नाउ यू हैव टू मेजर द टाइम। अब टाइम जो है ना वो स्टॉप वॉच के थ्रू मेजर हो रहा है। अब देखिए, आपने स्टॉप वॉच अगर देखी भी है कभी तो डिजिटल स्टॉप वॉच देखी होगी, यहाँ पे इन्होंने एनालॉग स्टॉप वॉच बनाई हुई है। आप ऐसी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे, क्योंकि ये आपकी बेसिक चीजें हैं। आपने यहाँ से सिर्फ टाइम रीड करना है। और टाइम कैसे रीड करेंगे? देखिए भाई, एक इनर डायल है इसका और एक आउटर डायल है। इनर डायल आपका जो है वो मिनट्स बता रहा है, देखिए यहाँ पे लाइन बना के इन्होंने लिखा हुआ है मिनट्स, और जो आउटर डायल है वो आपका क्या बता रहा है, सेकंड्स बता रहा है। अभी स्टॉप वॉच एक्सपेरिमेंट 1 में जिस डायल्स जो नीडल्स इसकी हैं वो मिनट वाले डायल में 0 पे ही है,
तो सिर्फ सेकंड्स आगे बढ़े, ये जो निडल है ये 0 से होते 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 इस पॉइंट पे आई है, तो आपने यहाँ से इसकी वैल्यू रीड करनी है। अब 0 से 15 सेकंड्स और 30 सेकंड्स, इसके बीच में ईच डिवीजन इज रिप्रेजेंटिंग 1 सेकंड, राइट? 16 17 18 19 20 21, इस तरह से। तो 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यहाँ पे आ रहा है 24 सेकंड, राइट? तो दिस इज 24 सेकंड्स। नेक्स्ट जो आपके पास है, इसमें भी आपके जो मिनट्स वाली नीडल है वो 0 पे ही है, तो सिर्फ सेकंड्स आगे बढ़े, अभी पूरा मिनट नहीं हुआ, तो ये आ रहा है आपका 51 सेकंड पे। उसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट में आपके पास देखें, जो मिनट वाली नीडल है वो 1 मिनट आगे आ गई है। और उसके बाद देखिए, पूरा मिनट क्रॉस होने के बाद दूसरा मिनट जब स्टार्ट हुआ, तो टोटल टाइम आपने लिखना अभी भी सेकंड्स में ही है। तो कितने सेकंड्स हो गया ये? अब आपने यहां से 1 मिनट, और 1 मिनट के बाद सेकंड वाले डायल पे ये नीडल कितने सेकंड्स आगे बढ़ी है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तो 1 मिनट 3 सेकंड्स। अब 1 मिनट 3 सेकंड्स को टोटल सेकंड्स में आप कैसे लिखेंगे? मिनट को सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 60 करके। तो 60 मिनट्स प्लस 3 सेकंड्स मीन 63 सेकंड। ठीक है भाई। उसके बाद दिस इज 1 मिनट, और कितने सेकंड्स क्रॉस हो गए? 30, 35, 36, 37, 38। तो दिस इज 1 मिनट एंड 38 सेकंड्स। तो 1 मिनट मीन 60 सेकंड, 60 प्लस 38 सेकंड इज 98 सेकंड्स। नेक्स्ट इज 1 मिनट एंड, इसके बाद आपने यहां से जो सेकंड देखने हैं वो 58 सेकंड्स आ रहे हैं। पूरा सेकंड का डायल क्रॉस हो गया है 58 सेकंड्स तक। तो 60 मिनट्स प्लस 60 सेकंड्स प्लस 58 सेकंड्स, तो ये हो जाएंगे 118 सेकंड्स, राइट? अब देखो, कुछ पार्ट आसान होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास हमेशा ऐसे ही आएगा कि आप बस स्टॉप वॉच रीड करते रहे और आपको मार्क्स मिलते रहे। अच्छा जी, नेक्स्ट, दे आर आस्किंग यू टू प्लॉट अ ग्राफ। अब याद है मैं आपसे लास्ट टाइम कह रहा था कि कभी कभार एक्सिस को वो सेट करके देता है, कभी कभार नहीं करके देता, वाई एक्सिस पे नहीं दिया हुआ। यूजुअली ओ लेवल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जिन्होंने उस पर स्केल सेट नहीं करके दिया। आईजी में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो स्केल सेट नहीं करके देता। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओ लेवल में नहीं आए, ओ लेवल में भी आए हैं, और रेट ऑफ अ रिएक्शन के क्वेश्चंस में ही आए। आपको स्केल सेट करना होता है। आपके पास इसी जो मैं आज फाइल लेके बैठा हुआ ना, इसी में एक ओ लेवल का क्वेश्चन भी है जिसमें आपको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों सेट करने। यहाँ पे एटलीस्ट उसने एक एक्सेस सेट करके दिया हुआ है एक्स एक्सेस पे। अब वाई एक्सिस पे क्या लेना है? टाइम टेकन फॉर द टेक्स्ट टू बिकम विजिबल और वॉल्यूम ऑफ एक्वस सोडियम थायोसल्फेट। अब इस ग्राफ में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है, वो ये है कि इन्होंने जो टाइम लिया हुआ है वो वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, और जो वॉल्यूम लिया हुआ है वो एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है। क्योंकि आप वॉल्यूम अपने हिसाब से चेंज कर रहे थे। अभी जब हम थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल कर रहे थे ना, उसमें हम कह रहे थे कि वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है कितने टाइम में, तो मैं टाइम अपने हिसाब से मेजर कर रहा था कि आफ्टर एवरी 5 सेकंड्स में देखूंगा वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप इस एक्सपेरिमेंट में कुछ और ही कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट डाल डाल के देख रहे हैं कि स्पॉट जो क्रॉस या प्रिंटेड पेपर है वो कितने टाइम बाद विजिबल होगा। तो आप इसमें अपने हाथ से क्या चेंज कर रहे हैं? यू आर चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, वो आपके हाथ में है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करने से जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट आ रहा है वो क्या है? वो टाइम है, जो स्पॉट की विजिबिलिटी का टाइम है। तो इसलिए यहाँ पे उसने आपको खुद नहीं कहा हुआ कि आप चूज करें, आप खुद चूज करने जाते। तो अगर आप किसी रिएक्शन का रेट ऑफ अ रिएक्शन मेजर कर रहे होते हैं ना, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन आ रही है, जैसे उसमें वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रही थी, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना वॉल्यूम कलेक्ट होता जा रहा है, जब आप वो मेजर कर रहे थे तो उसमें आप टाइम एक्स एक्सिस पे ले रहे थे, क्योंकि टाइम आपके हिसाब से नहीं रुकना है वहां पे, वो 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड के बाद आप मेजर करते जाएंगे। यहां पे आप एक एक्सपेरिमेंट नहीं ले रहे, आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट वन में सोडियम थायोसल्फेट आपने अलग लिया, और ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन आप रीडिंग मेजर नहीं कर रहे, मतलब आप उस रिएक्शन में एक से ज्यादा रीडिंग मेजर नहीं कर रहे हो, उस पूरे रिएक्शन की आप एक रीडिंग मेजर कर रहे हो। मतलब जो एक्सपेरिमेंट वन है, उस पूरे एक्सपेरिमेंट वन को होने में कितना टाइम लग रहा है, आप वो क्रॉस देख के डिसाइड कर रहे हैं। फिर आप नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
अभी जो मैं दो एग्जांपल ले रहा था वहां पे एक ही एक्सपेरिमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप चेंज इन क्वांटिटी मेजर कर रहे थे, पहले वाले में वो चेंज इन मास था, दूसरे वाले में चेंज इन वॉल्यूम था। यहाँ पे यू आर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और एक ही वैल्यू मेजर कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट में कि टोटल टाइम कितना लग रहा है क्रॉस को विजिबल होने में। तो यहाँ पे आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना है वो बना है वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बना है, टाइम टेकन फॉर द टेक्स्ट टू बिकम विजिबल। अगर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन में अगर कोई भी एक्सिस लेबल नहीं होगा तो यू हैव टू डिसाइड, आपको देखना पड़ेगा अगर रिएक्शन में, एक ही रिएक्शन में इफ यू आर टेकिंग डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस तो उसमें टाइम एक्स एक्सिस पे आएगा, बट इफ यू आर डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स टू गेट वन ऑब्जर्वेशन तो फिर उसमें आपने देखना होगा कि आप खुद से क्या चेंज कर रहे हैं। तो आप खुद से वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट चेंज कर रहे हैं, उसके हिसाब से डिफरेंट टाइमिंग्स आ रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? क्लियर हुई ये वाली बात? देखो, if you are taking variable or taking many different observation in the same experiment, तो there you will be taking time on x axis। अगर एक ही एक्सपेरिमेंट में आप 3 या 4 या 5 ऑब्जर्वेशन मेजर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टाइम एक्स एक्सिस पे लेंगे। और अगर आप एक एक्सपेरिमेंट के बाद एक एक्सपेरिमेंट में एक ही ऑब्जर्वेशन मेजर कर रहे हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट 1 में आपने कितनी बार टाइम मेजर किया, जस्ट एक बार, कि कितना टाइम लगा है उस क्रॉस को विजिबल होने के लिए, तो उसमें आपने क्या किया है, वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट चेंज किया और उसके चेंज करने से कितना टाइम लगा है वो मेजर कर रहे हैं। तो ये आप खुद से चेंज कर रहे हैं ना, तो जो आप खुद से चेंज कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है भाई। अच्छा, जो आप ग्रिड प्लॉट करेंगे, यू शुड बी केयरफुल दैट योर ग्राफ शुड कवर मोर देन हाफ ऑफ अ ग्रिड। तो आपने वाई एक्सिस पे स्केल ऐसा सेट करना है कि वो ग्राफ जब आप बनाएं तो हाफ ऑफ अ ग्रिड कवर हो रहा हो। क्या मतलब है इस बात का? देखिए भाई, आपके पास जो टाइम आपने लेना है वाई एक्सिस पे, उसकी मिनिमम वैल्यू 24 सेकेंड्स है और मैक्सिमम वैल्यू 118 सेकेंड्स है। ठीक है। अब आपने 20 ऐसा ग्राफ लेना है कि 24 सेकंड से 118 सेकंड्स तक आपका ग्राफ बन जाए। तो देखो आप किस तरह से लोगे इसको। अगर आप फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस पे ये ग्राफ, चलो हम प्लॉट कर लेंगे, ये मसला नहीं है। ठीक है, वाई एक्सिस पे मिनिमम 24 सेकंड्स भी आना चाहिए और 118 सेकंड्स भी आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया ग्राफ का वाई एक्सिस 0 सेकंड से, और आफ्टर 10 बॉक्सेस 20 सेकंड्स ले लिया, मतलब 10 सेकंड्स 5 बॉक्स के बाद, फिर 20 सेकंड्स, फिर 30 सेकंड्स, 40, 60, 80, 110, 120, तो 118 भी आ जाएगा इसमें और 24 सेकंड्स भी आ जाएगा इसमें। अगर आप कहते कि मैं यहाँ पे इस तरह से ले लेता 50, 100 और फिर 150, तो आपका जो ग्राफ है ना वो इतने से हिस्से में खत्म हो जाता, क्योंकि आपकी जो मिनिमम टाइम की वैल्यू है वो 24 है, वो भी यहीं कहीं आ जाती, और 118 जो है वो भी यहीं कहीं आ जाती, तो आपका ग्राफ का शेप लेस देन हाफ ऑफ अ ग्रिड में ही कवर हो जाता। तो ये गलत हो जाएगा। आपने स्केल को ऐसे सेट करना है कि ग्राफ जो है वो एटलीस्ट मोर देन हाफ ऑफ अ ग्रिड कवर करे। मैं ये नहीं कह रहा कि लास्ट पॉइंट जो है वो इतना एंड तक आना चाहिए और फर्स्ट पॉइंट इतना एंड तक आना चाहिए, लेकिन हाफ ऑफ अ ग्रिड से तो ऊपर हो। तो यहाँ पे जो बेस्ट सुटेबल स्केल था वो था कि आई विल बी टेकिंग इट फ्रॉम 0 to 120, और जो ईच स्मॉल बॉक्स है वो कितने का बनेगा, फिर 2 सेकेंड्स का बनेगा, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड। ये जब आप डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपको चीजें खुद समझ आ जाएंगी। ठीक है भाई। तो अगर ये ग्राफ आप जरूरी नहीं है कि पहली बारी में आपके पास सही बन जाए, आप उसको बार बार करके देखेंगे। अब ये जो यहाँ पे स्केल बना हुआ है दिस इज नॉट करेक्ट, मुझे इसको करेक्ट करना है अभी। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 0 सेकेंड्स लेता हूँ, 10, फिर 20 सेकेंड्स, फिर 40 सेकेंड्स, फिर 60 सेकेंड्स, और फिर हम लेते हैं 80 सेकेंड्स। 80 सेकेंड्स के बाद आएगा 100 सेकेंड्स। ठीक है, और 100 सेकेंड्स के बाद क्या आएगा, 120 सेकेंड। 20 20 के साथ चले ना, 20, 40, 60, 80, 80, 100, 120 सेकेंड्स। तो यहाँ पे 118 वाली वैल्यू भी आ जाएगी और आपकी क्या कहते हैं
24 सेकेंड्स वाली वैल्यू भी आ जाएगी। आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या बन रहे हैं भाई, 15, 24 बनेगा। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है उसमें जो वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट है वो 15 cm³ है, और टाइम टेकिंग 24 सेकेंड्स है। तो 15, 24 आपको प्लॉट करना है। ये 5 कहाँ हो रही है वैल्यूज। मलिहा, व्हाट इज जैक? अच्छा भाई, देखो क्या है हमारे पास, 15, 24, ये मैं लिख लेता हूँ एक जगह ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 15, 24, सेकेंड वुड बी 10, 51, थर्ड होगा आपके पास 7, 63, 6, 98 एंड 5, 118। चलो 15, 24। तो 15 एक्सिस पे जो वैल्यू सेट है वो 4 है, फिर बीच में 5 होगा, मतलब यहाँ भी जो है वो 0.2 का चल रहा है हिसाब। 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, देन 5 cm³, देन 5.2, 5.4, समथिंग लाइक दिस। तो 15, 24, तो 15 सेकेंड, 15 cm³ कहाँ पे आएगा, 12, 13, 14, 15, ये दिस इज 15, और 15 और 24, तो 20 और 22, 24। ठीक है, वन स्मॉल बॉक्स ऑन वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग 2 सेकेंड्स, 22 सेकेंड्स एंड 24 सेकेंड्स। अच्छा, उसके बाद है 7, 63, तो 7, 6 और 8 के बीच में आएगा, और 63 आपके पास कहाँ पे मिलेगा, 63 के लिए हमारे पास 62, 64, 62 और 64 के बीच में 63 आ जाएगा। देन यू हैव 5, नहीं 7 के बाद था 5, 15, 24, 10, 51, एक कोऑर्डिनेट और है 10, 51, ये गड़बड़ कर रहा है। 15, 24 हो गया, 10, 51। ये गायब कहाँ हो रहे हैं पॉइंट्स, एक मिनट रुकना भाई, पागल हो गई है। जंप बनाना अलाउड नहीं है, आपने सारे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं इस पे। हाँ मैं सही कर रहा हूँ उसको, वो ऐप जो है वो कुछ बार बार ना वैल्यूज को गायब कर रही थी। चलो लेट्स डू इट अगेन। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा वो है 15, 24। देखते भी जाना साथ साथ, 15, 24 क्रॉस बनाएंगे आप इसमें, ठीक है। और फिर है 10, 51, 10, 51, 51 जो है 51 और 52 के 50 और 52 के बीच में 51 बनाया। अच्छा भाई, उसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट आपके पास है 7, 63। 7, 63, 63 जो होगा वो 62 और 64 के बीच में, राइट। देन 6, 98, 6, 98, और फिर आपका आ रहा है 5, 118, 110, 118। ठीक है भाई। अच्छा, अब आपसे कह रहा है राइट अ सुटेबल स्केल, वो हमने कर लिया। प्लॉट द रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट 1 to 5 ऑन फिगर 2.2, ड्रॉ अ स्मूथ कर्व ऑफ बेस्ट फिट। यहाँ पे वो कह रहा है कर्व बनाना है, अगर वो उसको लाइन कह देता तो भी आप कर्व ही बनाते। ठीक है, देखें आपके पास अगर आप इसको फॉर एग्जांपल लाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन पे नहीं आएंगे, और इस क्वेश्चन में तो स्पेसिफिकली कह दिया है ना कि आपने कर्व बनाना है, तो यू विल मेक अ कर्व। अब आप कर्व कैसे बनाएंगे इस पे,
आप फ्री हैंड बनाएंगे, और अगर देखें ये वाला एक पॉइंट है, अगर मैं इसको कर्व पे लाने की कोशिश करूंगा तो बहुत सारे पॉइंट्स पे जो है ना वो कर्व से निकल जाएंगे, ये दोनों पॉइंट्स निकल जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा बैठ के चीजों को, कि मैं कौन से पॉइंट्स अगर इंक्लूड करूं तो कर्व पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाए। और आपके पास 100% एक ही चेक केस आता है ग्रेड 11 में, वो ये आता है कि सिर्फ एक पॉइंट जो होगा वो ट्रेंड से आउट जा रहा होगा, बाकी सारे ट्रेंड पे आ जाएंगे। तो अगर आप इसका कर्व बनाएंगे स्मूथ कर्व, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। पेंसिल से बनाना, हरगिज पेन से नहीं बनाना, क्योंकि एक बार गलत हुआ तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मेरा जो एक पॉइंट है वो आ गया। ठीक है भाई, आई कैन सी अ पॉइंट नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड, और उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज माई एनोमलस पॉइंट, जो किसी एरर की वजह से आया है। इस पॉइंट को कहाँ पे आना चाहिए था, इस पॉइंट को अगर मैं इस वॉल्यूम पे ये टाइम देना चाह रहा हूं, तो इस पॉइंट को इस कर्व के ऊपर आने के लिए टाइम जो है वो ज्यादा होना चाहिए था। मतलब स्पॉट विजिबल हुआ नहीं था और आपने स्टॉप वॉच ऑफ कर दी, कम टाइम पे मेजर कर लिया। ऑफ कोर्स ग्राफ आपने पेंसिल से बनाना है, पेंसिल से ही चेक होगा ये आपका। नहीं, इफ इट सेज लाइन ऑफ बेस्ट फिट, तो आपने खुद ही एनालाइज करना है कि अगर आपके पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आगे पीछे हैं, और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए एक से ज्यादा पॉइंट लाइन से हट रहे हैं या दो से ज्यादा पॉइंट हट रहे हैं, तो आप उसको जबरदस्ती लाइन नहीं बनाएंगे। और इस तरह से तो हरगिज नहीं बनाओगे, कुछ स्टूडेंट यूं करके ना यूं करके यूं भी बना रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, स्टेट व्हाई द कंटेंट्स ऑफ द बीकर आर स्टेट आफ्टर एडिंग द एक्वस सोडियम थायोसल्फेट टू द एक्वस आयरन नाइट्रेट। तो स्टेरिंग क्यों जरूरी है, ताकि कंसंट्रेशन स्प्रेड आउट, सारा पार्टिकल स्प्रेड आउट हो जाए और कंसंट्रेशन जो हो यूनिफॉर्म हो जाए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो दैट द कंसंट्रेशंस आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्स। ऐसा ना हो कि जब आप दो सोल्यूशन मिक्स करते हैं ना, तो एकदम से तो मिक्स नहीं हो जाता। अगर पानी में रूह अफ़ज़ा भी डालो तो एकदम से जाके मिक्स हो जाता है, क्या स्टिरिंग करनी पड़ती है ना। तो द कंसंट्रेशंस आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है, डिड्यूस थायोसल्फेट से मुझे नहीं पता क्या मतलब है, आपको भी नहीं पता होना, जरूरी नहीं है, आप चलते रहे आगे। डिड्यूस विच एक्सपेरिमेंट हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन। अब हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगा है। तो सबसे कम टाइम किस में लगा है, जो सबसे जल्दी हो गया 24 सेकेंड, दैट इज एक्सपेरिमेंट वन। ठीक है, दिस इज योर एक्सपेरिमेंट वन। Part E says use your graph in figure 2.2 to predict the time taken for the text to become visible if the volume of aqueous sodium thiosulfate is 12.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब आपने ग्राफ से इसको पढ़ना है, और आपको कहता है शो योर वर्किंग। आप वर्किंग कैसे शो करेंगे भाई, 12.5 सेंटीमीटर क्यूब कहाँ पे होगा एक्स एक्सिस पे, आपके पास 12 और 14 के बीच में ये जो पॉइंट होगा ये 13 होगा, तो 12.5 का होगा, 12.2, 12.4 एंड 12.5 विल बी इन बिटवीन। तो आप यहां से स्केल से एक डॉटेड लाइन ग्राफ तक लेके जाएंगे, इन लाइंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइंस। ठीक है, आप स्केल से प्रॉपर बनाना, मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं हाथ से बना रहा हूं। और फिर वाई एक्सिस पे आपने ये रीडिंग रिकॉर्ड नोट करनी है, तो 20, 30, 32, 34, 34 और 36 के बीच में, तो दैट इज 35 सेकेंड्स। डॉटेड लाइन जरूरी है, वरना पता कैसे चलेगा कि वो ग्राफ की लाइन है या कंस्ट्रक्शन लाइन है। तो दिस इज 35, और यूनिट इसका क्या है, सेकेंड्स, यूनिट भी लिखना है भाई आपको। वाई इज दिस फॉर 3 मार्क्स, अब ये आप एग्जामिनर से पूछें 3 मार्क्स का क्यों है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने का, वैल्यू लिखने का और यूनिट लिखने का। आईजी में थोड़े से मार्क्स ना कभी कभार बट रहे होते हैं। अच्छा जी, एक्सप्लेन व्हाई इट वुड बी एन इंप्रूवमेंट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ aqueous नाइट्रेट इन अ ब्यूरेट रादर देन इन अ मेजरिंग सिलेंडर। तो ब्यूरेट से अगर आप मेजर करेंगे तो क्यों अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि ब्यूरेट इज अ मोर एक्यूरेट apparatus। ब्यूरेट is more
accurate. ठीक है. Explain why it is not possible to use a volumetric pipette to measure the volumes of aqueous sodium thiosulfate used in the experiments. अब देखिए आप जो वॉल्यूम, जो पिपेट होता है आपके पास, वो फिक्स वॉल्यूम मेजर करता है, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट में आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं सोडियम थायोसल्फेट का. तो या तो मेजरिंग सिलेंडर यूज करें या फिर ब्यूरेट यूज करें, जो वेरिएबल वॉल्यूम्स मेजर कर सकते हो आपके अपैरेटस. पिपेट तो फिक्स होता है ना, 25 cm³ का, तो 25 cm³ ही मेजर करके देगा आपको. तो इसलिए हम पिपेट इसलिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज वॉल्यूम इज नॉट सेम in each experiment. Volume of sodium thiosulfate is not same in each experiment. नेक्स्ट कहा जा रहा है डिस्क्राइब हाउ द रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन कैन बी चेक. भाई आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया है हमने सही किया. देखो किसी भी चीज की आप रिलायबिलिटी कैसे चेक करेंगे. अगर आप में से कोई एक मुझे कह रहा है कि कोई मुझे एक स्टोरी सुना रहा है कि भाई देखें नामीर ने जो है ना वो फला फला के साथ ये कर दिया. अगर मुझे कंफर्म करना है कि वाकई में नामीर ने ऐसा किया तो मैं किसी और स्टूडेंट को बुला लूंगा, उससे भी पूछूंगा. अगर इनकी स्टोरी और उनकी स्टोरी मैच हो जाएगी, ठीक है, रिलायबल बात है, विटनेस है. तो इसी तरह अगर आपने किसी भी एक्सपेरिमेंट की रिलायबिलिटी चेक करनी है तो यू विल ऑलवेज रिपीट द एक्सपेरिमेंट एंड इफ यू सी कि क्या वो सेम रीडिंग्स आ रही है या नहीं आ रही. जैसे आप टाइट्रेशन के जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम कह रहे थे वी परफॉर्म टाइट्रेशन एटलीस्ट थ्राइस इन ऑर्डर टू कंफर्म कि हाँ हमने जो पहली वाली की थी वो सही है या दूसरी वाली सही है. जिन दो रीडिंग्स आपस में क्लोज क्लोज आएंगे हम कहेंगे कि ये रिलायबल रिजल्ट है, क्योंकि बार बार एक ही चीज आ रही है ना, या एक जैसी चीज आ रही है. Yes, we will call another mate to do the experiment, or you can just do it by yourself. ना खुद करके देख लें. Repeat the experiment. Repeat the experiment and compare. Compare the result. Okay. Now the next part says describe how the results of the experiment would change if the experiments are repeated using a narrower and taller beaker. मतलब अगर मैं बीकर का डायमीटर कम कर दूं और टॉल कर दूं. देखो प्रेसिपिटेट जो गायब हुआ है इसमें, या जो सोल्यूशन कलरलेस हुआ है, तो वो प्रेसिपिटेट के गायब होने की वजह से हुआ होगा ना. अब अगर बीकर आपके पास वाइड है तो यही प्रेसिपिटेट आपका गायब होने में ज्यादा टाइम ले रहा है. देखो अगर आप इसको नैरो कर देंगे तो नैरो करने से क्या होगा, अब पहले लेट से ये प्रेसिपिटेट था, अब ये लार्जर वॉल्यूम पे फैला हुआ है, तो जैसे ही ये प्रेसिपिटेट बनना कम होंगे तो आपके पास सोल्यूशन की विजिबिलिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी. लेकिन जब आप इन प्रेसिपिटेट को एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर देंगे, कम जगह पे लेकर आ गए ना, तो अब क्या हुआ, आपके पास ये जो प्रेसिपिटेट है वो कम वॉल्यूम में एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुआ हुआ है. अब अगर आप यहां से प्रेसिपिटेट को खत्म भी होता है तो नीचे अभी भी है, तो आपको मार्क अभी भी विजिबल नहीं हो रहा होगा. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आपने क्या करना है, जब आप नैरो भी कर लेंगे तो आपका जो स्पॉट जो विजिबल हो रहा है वो ज्यादा टाइम में विजिबल होगा, तो इट विल टेक लॉन्गर टू गेट विजिबल. जो चेंज इन रिजल्ट क्या होगा, टाइम increase, the time it takes longer for the mark to get visible. और एक्सप्लेनेशन क्या है, आपने डेप्थ बढ़ा दी है लिक्विड की, टेकिंग अ ग्रेटर डेप्थ ऑफ लिक्विड, ग्रेटर डेप्थ ऑफ लिक्विड. ठीक है. हाँ जी पार्ट देखो समझना मुश्किल है. देखो मेरे पास ये बॉटल है, राइट. इसमें अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैंने इस पे, चलो उसको ना थोड़ा सा अदर वे अराउंड समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सरफेस एरिया वाली बात है, लेकिन सरफेस एरिया का उस रेट ऑफ रिएक्शन वाला फैक्टर नहीं है सरफेस एरिया वाला. अगर इसमें मैं आपसे कहूं कि मैंने ना चौक लिया है, चौक चौक का पाउडर लिया है
और मैंने इसके अंदर डालना शुरू कर दिया, तो ये अभी इसमें वाटर था तो ये कलरलेस था, आई कुड सी द बॉटम ऑफ दिस बॉटल। लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें चौक डालूंगा तो ये व्हाइट कलर का होना शुरू हो जाएगा सोल्यूशन, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे जो नीचे बॉटम है वो दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक बड़ा कंटेनर लूं जिसका वो वाइट, यही वाटर मैं एक बड़े कंटेनर में डाल लूं, ठीक है, और उसमें मैं चौक डालना स्टार्ट करूं, तो वो चौक तो इधर उधर ज्यादा फैल जाएगा ना। पहले एक जगह पे वो स्टैक होता जा रहा था तो जल्दी विजिबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन जब वो वाइड होगा तो वो चौक के पार्टिकल जो होंगे वो सारे एक जगह पे स्टैक थोड़ी हो रहे हैं, किधर है किधर है किधर है, तो मुझे और ज्यादा मजीद चौक डालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब वो जो नीचे का बॉटम है उसको डिसअपियर होने में। अब इसका यहाँ पे अपोजिट हुआ हुआ है, यहाँ पे स्पॉट की विजिबिलिटी की बात हो रही है। तो अगर एक वाइट बीकर है तो उसमें जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो पहले यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, तो हमारे पास जो उसको स्पॉट बनते 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 जो प्रेसिपिटेट बनेंगे तो स्पॉट विजिबल होते 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 ज्यादा टाइम लग जाएगा। रिएक्शन फास्टर और स्लोअर नहीं होगा हमारे पास, रिएक्शन फास्टर और स्लोअर के हम तो वही वॉल्यूम ले रहे हैं ना सोडियम थायोसल्फेट का, वो थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं, उसी कंसेंट्रेशन का सोडियम थायोसल्फेट ले रहे हैं, वो चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग। रिएक्टेंट्स आपके पास सेम वॉल्यूम है, सेम कंसेंट्रेशन है, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन सेम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम उसको मेजर एक डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं तो हमारे पास एक डिफरेंट वैल्यू आ रही है, एंड ऑफ कोर्स दिस वुड बी द एरर इन योर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपने अगर दो एक्सपेरिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, एक को आपने वाइट बीकर के साथ कर लिया, एक में आपने नैरो बीकर के साथ कर लिया, तो आपके पास तो दोनों में ऑब्जर्वेशन डिफरेंट आएंगी। देखो यहाँ पे टाइम इंक्रीज क्यों हुआ है, ये वाले केस में उल्टा हो रहा था, जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसमें ज्यादा टाइम, अगर नैरो होगा तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे उसने विजिबल होना है, प्रेसिपिटेट खत्म हो रहा है यहाँ से, तो प्रेसिपिटेट खत्म होगा तो देखो एक लेयर नीचे प्रेसिपिटेट की, एक ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, ऊपर वाली लेयर खत्म होगी, फिर दूसरी वाली, फिर तीसरी वाली, फिर चौथी वाली। ठीक है, और अगर मैं व्हाइट भी कर लूंगा तो ये लेयर्स जो है वो स्प्रेड आउट हो गई हैं, जैसे यहाँ पे 5 लेयर्स एक के ऊपर एक है ना, तो इसमें से जबकि 5 की 5 लेयर्स नहीं हटेंगी, मुझे वो स्पॉट नीचे का नहीं दिखेगा या क्रॉस नीचे का नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं इन लेयर्स को, अब मेरे पास ज्यादा वॉल्यूम है ना, ज्यादा वाइड है मेरा डायमीटर, तो मैं अगर इन 5 लेयर्स को एक के ऊपर एक रखने के बजाय दो को एक के ऊपर एक दो रखूं, और फिर दो इधर रख दूं, दो इधर रख दूं, दो इधर रख दूं, मेरे पास जगह है ना, तो इन दो लेयर्स को गायब होने में टाइम जल्दी लगेगा। अगर मैं यही 5 लेयर्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दूं तो इट विल टेक लॉन्गर टू गेट डिसअपियर। अब समझ आई बात, उल्टा हो रहा है यहाँ पे, जो मैंने एग्जाम्पल ली है ना बॉटल वाली, वहां पे हम स्पॉट की विजिबिलिटी गायब होने का टाइम देख रहे हैं, यहाँ पे आपका जो क्रॉस है वो दोबारा से विजिबल कब होगा वो देख रहे हैं। ठीक हो गया, आगे डिस्क्राइब द एडिशनल मेजरमेंट दैट शुड बी टेकन टू डिटरमिन वेदर द रिएक्शन इन इन्वेस्टिगेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो इसके लिए यू विल मेजर द टेम्परेचर, मेजर द टेम्परेचर, measure the temperature and before and after द रिएक्शन। सिर्फ टेम्परेचर मेजर नहीं करना, बिफोर एंड आफ्टर वाली बात लिखनी है आपको। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर मेजर करके बैठे हो, इनिशियल मेजर ही नहीं किया तो आपको कैसे पता इनिशियल ज्यादा था या फाइनल ज्यादा है। बाय थर्मोमीटर, ऑफ कोर्स लिखना चाहो लिख दो, बाय थर्मोमीटर। पार्ट जी वॉज कंफ्यूजिंग, यस इट वॉज। चलो भाई, ये लेक्चर्स ड्राइव पे भी है नहीं, आ जाएंगे। अच्छा, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें थर्मामीटर वाला भी है, ये आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको ये वाली फाइल अपलोड कर दूंगा क्लास नोट्स में, तो इसमें ये क्वेश्चन है, ये आप करेंगे मई जून 23 का है आईजी का। अब जरा ओ लेवल वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का कैसा आता है। अच्छा, ये मिक्स होके आते हैं, आपने ये नहीं देखना, अगर आपके पास टाइम मिले तो ओ लेवल वाले आईजी भी करें और आईजी वाले ओ लेवल के क्वेश्चंस भी करें। Okay, a student investigates the rate of a reaction between calcium carbonate and dilute hydrochloric acid.
Figure 1.1 shows part of the apparatus the student uses. The student determines the rate of a reaction by measuring the volume of carbon dioxide produced in a fixed time. Name the apparatus X. अच्छा भाई, क्या है apparatus X? Apparatus X is your conical flask. This is your conical flask. The student has incorrectly positioned the delivery tube in the apparatus. देखो भाई, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब रिएक्शन होगा तो जो गैस प्रोड्यूस्ड होगी दैट वुड बी योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है ये रिएक्शन मिक्सचर से बाहर आएगी ना, तो जो आपकी डिलीवरी ट्यूब का माउथ था वो रिएक्शन मिक्सचर में डिप थोड़ी करना था, वो रिएक्शन मिक्सचर से बाहर होना था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगी, रिएक्शन मिक्सर से तो निकल जाएगी ना बाहर। तो यहाँ पे अब डिलीवरी ट्यूब की ओपनिंग ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर आके जमा होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे एरर क्या है? द स्टूडेंट हैज इनकरेक्टली पोजीशन द डिलीवरी ट्यूब। कंप्लीट फिगर 2.1 टू शो द करेक्ट पोजीशन ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। द रेस्ट ऑफ द apparatus द स्टूडेंट यूजेस टू कलेक्ट द मेजर द वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड। अब आपने इस डायग्राम को कंप्लीट करना है और आप कंप्लीट करेंगे, यू विल मेक अ डिलीवरी ट्यूब। ठीक है। अच्छा, अब आपकी मर्जी है, आप इसमें गैस सिरिंज लगाएं या फिर आप वो ओवर दी वाटर कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो लगाएं। मैं अभी गैस सिरिंज लगा देता हूँ क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ज्यादा की हुई होती है हमने। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे ऑलवेज लेबल द डायग्राम। अच्छा भाई, गैस सिरिंज को आप मार्किंग अगर बना दें ठीक है, नहीं बनाए तो भी ठीक है, बस लेबल जरूर करना है। चाहे कितनी ही गंदी डायग्राम क्यों ना बनाओ, लेबल जरूर कर देना, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। दिस इज November 23 पेपर 41। नवंबर मई जून 24 में और November 24 में रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन आया नहीं है अभी। दिस इज योर डिलीवरी ट्यूब, कॉनिकल फ्लास्क। आप ऑलरेडी लेबल नेम कर चुके हैं तो लेबल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से बनाते ओवर द वाटर कलेक्ट करने के लिए तो वो भी सही होता। दिस इज योर मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज द स्टूडेंट कलेक्ट्स 48 cm cube of carbon dioxide gas during the first 2 minutes. Calculate the mean rate of a reaction. Mean rate means average rate. एवरेज रेट आप कैसे निकालते हैं? टोटल चेंज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है। रेट निकालने के लिए आपने क्या करना है, टोटल चेंज किसका हो रहा है? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पूरे टाइम में कलेक्ट हो रही है। आप आफ्टर इफ यू आर रिकॉर्डिंग दी ऑब्जर्वेशन आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, लेट्स से 5 सेकंड और 10 सेकंड्स, तो फिर आप टेबल बनाने के बाद ग्राफ बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो आपको डायरेक्टली आप एक बार स्टॉप वॉच लेके बैठ गए, लेके बैठे हुए जब तक गैस सिरिंज जो है वो कंप्लीटली फिल नहीं हो जाती, मतलब जब इसका प्लंजर मजीद मूव होना बंद नहीं हो जाता तब तक आप लेके बैठे हुए। जैसे ही प्लंजर रुक जाएगा इसका मतलब है अब मजीद गैस नहीं आ रही है, मतलब रिएक्शन स्टॉप हो गया है। तो वो उस तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है वो टाइम आपको रिकॉर्ड करना है। तो टोटल टाइम, टोटल वॉल्यूम ओवर टोटल टाइम। टोटल वॉल्यूम आपके पास कलेक्ट हुआ है 48 cm3 कितने टाइम में? 2 मिनट्स में। अब जो फाइनल यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, तो वॉल्यूम का यूनिट तो सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, मिनट्स को सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हो जाएगा 120 सेकेंड्स। क्या आ रही है ये वैल्यू? नहीं आयशा बेटा, पेंसिल से ही करना सब। हाँ भाई, 0.4 cm3 पर सेकेंड। ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, इसमें कह रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेम रिएक्शन है।
बट चेंज इन मास मेथड है यहाँ पे कॉटन वूल लगी हुई है, लूजली फिटेड कॉटन वूल। लूजली फिटेड इसलिए होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्केप हो सके। अगर आप कॉटन वूल को स्टफ कर देंगे ना, तो क्या होगा, आपका जो एयर गैप्स हैं वो खत्म हो जाएंगे कॉटन वूल के अंदर, तो वो एक प्लग बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं जाने देगा। Secondly, why we need any cotton wool in first place? Because when carbon dioxide gas is produced in the form of effervescence, तो एसिड स्प्रे होता है। मतलब अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी खोलते हैं तो उसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है तो लिक्विड स्प्रे करता है ना बाहर। तो वो जो लिक्विड बाहर जाएगा उसको रोकने के लिए, क्योंकि लिक्विड बाहर जाएगा तो उसकी वजह से भी डिक्रीज इन मास आ जाएगा। हम जो डिक्रीज इन मास मेजर करना चाह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्केप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मेजर करना चाह रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आपका लिक्विड स्प्रे होता भी है तो वो कॉटन वूल एब्जॉर्ब कर लेगा और उसका मास रिएक्शन मिक्सचर में ही रहेगा। A student investigate the rate of this reaction using three different concentrations of hydrochloric acid. The student adds all the calcium carbonate in the sample bottle to the dilute hydrochloric acid in E. Replace the sample bottle on the balance. Record the mass on every 30 seconds. अब इसी एक ही एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट टाइम पे आप वैल्यू मेजर करें, तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा भाई, अच्छा थोड़ी देर रुक जाओ, ये क्वेश्चन करके ब्रेक ले लेते हैं, मुझे इसके बाद एक और क्वेश्चन करवाना है आपको, छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा, इन्होंने सैंपल बॉटल जो है ना वो इसी बैलेंस पे रखी है, खाली होने के बाद भी इसी बैलेंस पे रखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बेसिकली आप इंटरेस्टेड है चेंज इन मास कितना हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के escape होने की वजह से। ठीक है। अच्छा देखो, एक बात बताऊं, एक इंप्रूवमेंट इस एक्सपेरिमेंट में जो यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, जब आप इसका स्पेशली अगर मैंने गैस रेंज लगाई थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो इसमें जब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट डाला था, तो जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट इसमें डालूंगा और इतनी देर में मैं रबर बंग लगाऊंगा और गैस रेंज को फिट करूंगा, इतनी देर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्केप नहीं हो जाएगी रिएक्शन मिक्सचर में। ठीक है। लेकिन क्या उससे हमें फर्क पड़ रहा है? देखिए, हमने तो ये देखना है ना कि कितने टाइम में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन एक सोर्स ऑफ एरर तो है ही। तो इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, एक इसी फ्लास्क के अंदर एक थ्रेड से एक कंटेनर को टाई अप कर देते हैं, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हैं, और जैसे ये मेरा बंग है वो मैं उठाऊंगा, इस थ्रेड को छोड़ूंगा, बंग फौरन रख दूंगा। तो जब ये कंटेनर इस सॉल्यूशन में एसिड में गिरेगा, इसके अंदर एसिड जाएगा और इट विल स्टार्ट रिएक्टिंग। तो एक तरीका ये भी होता है, तो अगर ऐसे कहीं पे बना हुआ आ जाए तो परेशान नहीं होना। एनीवेज, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं नेम दी apparatus E। तो apparatus E इज अगेन योर conical flask. Carbon dioxide gas is the product of a reaction. Describe the test used to identify carbon dioxide gas. Pass the gas through lime water. Lime water turns milky. ठीक है। कंटेनर won't react with acid. प्लास्टिक का कंटेनर लेंगे। ठीक है। पास द गैस थ्रू लाइम वाटर। अच्छा, ये तो जो है आपके पास जो टेबल गिवन होगा उसमें भी लिखा हुआ होगा नीचे, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये याद भी नहीं करना आपको एटीपी के लिए, मिल्की या क्लाउडी या चौकी कुछ भी लिख दो। एक्सप्लेन व्हाई द मास डिक्रीजेस एज द टाइम इंक्रीज, बिकॉज गैस स्केप्स द रिएक्शन मिक्सचर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस स्केप्स द रिएक्शन मिक्सचर। अभी कोई कह रहा था कि आईजी का एटीपी आसान है। अब आप ओ लेवल का देख लिया क्या किया इन्होंने इस क्वेश्चन के साथ, और कितना आसान बनाएंगे ये आपके लिए। स्टूडेंट यूजेस द, हाँ बिल्कुल, ऑल्टरनेटिव वर्डिंग आप यूज कर सकते हैं मलिया, यू कैन राइट एनीथिंग। The student uses the experiment of the student uses the measurement of mass as time increases to determine the rate of this reaction. State a different measurement that the student could make as time increases to determine the rate of this reaction. भाई, मास के अलावा आपके पास कौन सा मेथड है? चेंज इन वॉल्यूम मेथड। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो या वॉल्यूम ऑफ गैस आप मेजर करें। ठीक है, समझ आई बात आपके पास? पहली वाली कौन सी बात थी भाई? लिख दो चैट में। In each of the experiment, the student uses a different concentration of hydrochloric acid. All other variables are kept constant. अगर आप कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड चेंज करें तो बाकी सारी चीजें सेम होनी चाहिए, लाइक वॉल्यूम सेम होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट जो आप यूज कर रहे हैं वो सेम सरफेस एरिया का होना चाहिए।
The three experiments are labeled X, Y, and Z. इन तीन experiments में you have different concentrations of acid. X में सबसे ज्यादा है, Y में सबसे कम है, Z में उससे भी कम है. The hydrochloric acid in axis in each of these experiments, a catalyst is not used. Identify two variables that should be kept constant in this investigation. But if you are trying to study the effect on a rate of a reaction due to change in concentration, all other factors that can affect the rate of a reaction should be kept constant. Like they are saying catalyst is not used in either of these experiments. What are the other factors that can affect the rate of a reaction? Temperature. You have to keep the temperature constant in all of these three experiments. सरफेस एरिया ऑफ, क्योंकि सॉलिड रिएक्टेंट यूज हुआ है ना, सरफेस एरिया ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो कांस्टेंट होना चाहिए. इनफैक्ट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट शुड आल्सो बी कांस्टेंट, क्योंकि ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एक्सेस में लिया हुआ है ना इन्होंने, तो इसकी वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ता आप ज्यादा ले या कम ले. प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी रिएक्टेंट गैस नहीं है. Volume of HCl won't affect. Why? Because HCl is a limiting reactant, is not a limiting reactant. तो HCl आपने ऑलरेडी एक्सेस में डाला है, अगर आप ज्यादा भी डाल देंगे तो रिएक्ट तो उतना ही होना है ना जितना कैल्शियम कार्बोनेट है. कंसेंट्रेशन ऑफ HCl वही तो चेंज करना है, वो कांस्टेंट ले लोगे तो फिर चेंज क्या कर रहे हो, एक फैक्टर तो चेंज करना है ना कंसेंट्रेशन का. आशय जो कांस्टेंट रखना है वो पूछ रहा है. सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यस वो लिख दिया हमने. आगे बढ़ते हैं. The student plot a graph of these results. Describe how the graph is used to decide which experiment has the greatest rate. तो आप ग्राफ का क्या देख के डिसाइड करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेटेस्ट किसका है? जिसका ग्रेडियंट जो होगा वो स्टीपेस्ट होगा. स्टीपेस्ट ग्रेडियंट या हाईएस्ट ग्रेडियंट कुछ भी लिख दो. ये ग्रेटेस्ट स्टीपेस्ट ग्राफ विद स्टीपेस्ट ग्रेडियंट. कुछ बच्चे लिख देते हैं ग्राफ विद विच इज मोर क्लोजर टू वाई एक्सिस, वो भी सही है. ठीक है. Graph with steepest gradient has greatest rate. Write a letter in each box on the graph to identify experiment X, Y and Z. अब देखें इसमें से जो फास्टेस्ट एक्सपेरिमेंट आपके पास हुआ है वो ये वाला है. फास्टेस्ट कौन सा है? ये वाला फास्टेस्ट है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है इट इज मोस्ट क्लोजर टू द वाई एक्सिस. और जो स्लोवेस्ट है वो ये वाला है. स्लोवेस्ट इज दिस वन बिकॉज इट इज फार्दर अवे फ्रॉम द वाई एक्सिस. ग्रेडियंट सबसे कम है इसका. स्लोवेस्ट कौन सा होगा? जिसकी कंसेंट्रेशन सबसे कम होगी जो कि Z है. और फास्टेस्ट कौन सा होगा? जिसकी कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी जो कि X है. तो दिस इज योर X, दिस इज योर Z, तो एक Y होना चाहिए. पीएच कैसे कांस्टेंट रखोगे? कंसेंट्रेशन चेंज कर रहे हो एसिड की तो पीएच भी तो चेंज होगा. डिस्क्राइब हाउ द ग्राफ शोज दैट द रिएक्शन स्टॉप. और ग्राफ से कैसे पता चलता है रिएक्शन स्टॉप हो गया? तो ग्राफ जहां पे हॉरिजॉन्टल हो जाता है, देखो सारे ग्राफ नीचे जाके हॉरिजॉन्टल हो रहे हैं ना. ग्राफ becomes horizontal when the reaction stops. जब ग्रेडियंट जीरो हो जाता है ग्राफ का. एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन स्टॉप्स. क्योंकि एक रिएक्टेंट जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो ऑफ कोर्स क्या हो गया होगा? खत्म हो गया होगा ना. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट था, क्योंकि HCl तो उसने कह दिया है कि एक्सेस में डाला है. सो द अदर रिएक्टेंट व्हिच वाज कैल्शियम कार्बोनेट मस्ट हैव फिनिश्ड और यूज्ड अप ऑल कैल्शियम कार्बोनेट is used up. ग्राफ बिकम कांस्टेंट नहीं लिखोगे, या तो लिखो ग्राफ बिकम हॉरिजॉन्टल, या आप लिखे ग्रेडियंट जीरो हो गया. ग्राफ बिकम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ग्राफ बिकम कांस्टेंट का क्या मतलब है? अगर ग्राफ यूं भी चले जा रहा है स्ट्रेट लाइन, ये भी तो कांस्टेंट ग्राफ है, चेंज नहीं हो रहा. डू नॉट राइट ग्राफ बिकम कांस्टेंट. लिमिटिंग और एक्सिस का बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट रिएक्टेंट व्हिच फिनिशेस फर्स्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या अमाउंट विल डिसाइड हाउ मच प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म. वॉल्यूम से इफेक्ट HCl का इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि HCl जो है वो एक्सिस में डाला हुआ है. तो आप ऑलरेडी एक्सिस में डाल रहे हो. अब अगर आपने 5 cm³ डाला था उसमें से सिर्फ 2 cm³ रिएक्ट हो रहा था. अब अगर आप 10 cm³ डाल दोगे तो अभी भी तो रिएक्टर 2 cm³ ही होगा ना. लेकिन प्रोवाइडेड डेट के वो 10 cm³ डिफरेंट कंसेंट्रेशन का हो या सेम कंसेंट्रेशन का हो. हाँ बिल्कुल. हर क्वेश्चन में जब रिएक्शन स्टॉप होगा तो
क्या ग्राफ से कैसे पता चल रहा है रिएक्शन स्टॉप हो गया? बिकॉज ग्राफ बिकम्स हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लिखना, कांस्टेंट नहीं लिखना। ये कांस्टेंट मास इसलिए अब आपको दिख रहा है क्योंकि अब मजीद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं जा रही ना, बनी नहीं रही, तो बाहर कहां से जाएगी? तो रिएक्शन मिक्सचर का मास कांस्टेंट हो गया, चेंज नहीं हो रहा। ग्राफ से कैसे पता चल रहा है? ग्राफ इज बिकमिंग हॉरिजॉन्टल। देखो, जब तक वो नहीं कहता नेम अ कंपाउंड या राइट अ फॉर्मूला, तो आपके पास यू हैव अ फ्री हैंड कि आप नाम लिखें या फॉर्मूला लिखें, उससे कोई मसला नहीं। नो, वी कैन नॉट राइट कांस्टेंट। नहीं, कांस्टेंट डज नॉट मीन हॉरिजॉन्टल। ये स्ट्रेट लाइन है, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट लाइन। आप कांस्टेंट नहीं लिखेंगे प्लीज। लेवल ऑफ लिख दें, कोई और इंग्लिश ले आए। लेवल ऑफ लिख दो, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लिख दो, ग्रेडियंट बिकम जीरो लिख दो, हॉरिजॉन्टल लिख दो, कांस्टेंट नहीं लिखना, वो गलत है। इतनी इंग्लिश चेक हो जाएगी आपकी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 3 में ग्राफ है तो बनाने वाला नहीं है। ग्राफ बनाने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 में। जून 19 का है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 22 का था, जब भी हम कर रहे थे वो भी 22 का। काम आता है रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चंस। ब्रेक चाहिए 5 मिनट्स का या कंटिन्यू करें? हाँ बिल्कुल, मैं ये सॉल्व पीडीएफ अपलोड करूंगा। वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होता है ना ग्राफ उमर, फिजिक्स में होगा मे बी, यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखना। वो देखो, वहां पे भी उस तरह से नहीं है, आप कुछ चीजों को कंफ्यूज कर रहे हो। और ग्राफ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। कांस्टेंट ग्राफ का मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर आपके ग्राफ ये भी है, स्ट्रेट लाइन है, तो वो कांस्टेंट है ना, लेकिन ये तो चेंज हो रही है। नहीं, ब्रेक हम सिर्फ 5 मिनट्स का ले सकते हैं। आई हैव अनदर क्लास एट 12:30, तो जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 5 to 6 मिनट्स एट टॉप्स, उससे ज्यादा नहीं। ओके, 5 मिनट्स। It's 11:55 right now. We'll start sharp at 12. So let's see this question. ये आप क्वेश्चन 3 आप खुद करिएगा। क्वेश्चन 9 जरा देख लेते हैं। इसमें कह रहा है आयरन रस्ट व्हेन इन कांटेक्ट विद द एयर एंड वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन कंटेनिंग aqueous iron 3 ions. When an indicator is added to a solution containing iron 3 ions, it turns dark blue. अब ये इंडिकेटर जरूरी नहीं है कि हर इंडिकेटर पीएच पे अफेक्ट करे। जो भी इंडिकेटर आपको कोई कलर चेंज बता रहा है, वो एज अ इंडिकेटर काम कर सकता है। अच्छा जी, द स्टूडेंट, नोट्स मिसिंग नहीं है, वो कुछ क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। A student investigate the effect of sodium chloride and the rate at which the iron rust. The student places a piece of iron in a beaker containing 25 cm cube of water and 5 drops of indicator. Stops the stopwatch when the blue color is first seen in the mixture and then records the time. Repeat the experiment 5 times, adding a different mass of solid sodium chloride each time. ठीक है? He's just changing the mass of sodium chloride और time taken for the indicator to give blue color, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, टेबल आपको गिवन है। फर्स्ट यू आर सपोज टू प्लॉट अ ग्राफ, जिसमें कह रहे हैं ऑन द ग्रिड प्लॉट अ ग्राफ ऑफ टाइम फॉर द फर्स्ट ब्लू कलर टू अपीयर ऑन वाई एक्सिस अगेंस्ट द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑन एक्स एक्सिस। देखिए, आप इंडिपेंडेंट सोडियम क्लोराइड है क्योंकि आप खुद से वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो टाइम आ रहा है फॉर द इंडिकेटर टू गिव ब्लू कलर, वो आप मेजर कर रहे हैं, तो ये वाई एक्सिस पे है। तो मास ऑफ सोडियम क्लोराइड आपने एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है, तो आप यहाँ पे पहले स्केल से ऑफ कोर्स लाइंस प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। लाइन जरूर बना देना। अच्छा, ग्राफ को लेबल आपने करना है हर हाल में, और ग्राफ की लेबलिंग पे अब इसने आपको खुद ही बता दिया है कि वाई एक्सिस पे क्या लेना है। वाई एक्सिस पे यू हैव टू टाइम फॉर द फर्स्ट, वाई एक्सिस पे आपको टाइम लेना है
तो आपने यहाँ पे टाइम लिखना है। टेबल में जो हेडिंग गिवन है वो क्या है, टाइम फॉर फर्स्ट ब्लू कलर टू अपीयर। तो जो जो हेडिंग है ना टेबल की, वो पूरी आप लिखेंगे। जैसे टाइम फॉर फर्स्ट ब्लू कलर टू अपीयर सेकंड्स में। तो स्लैश डाल के यहाँ पे यूनिट लिखना जरूरी है, अगर ये नहीं लिखोगे तो मार्क कटेगा आपका। राइट। और एक्स एक्सिस पे मास ऑफ सोडियम क्लोराइड स्लैश ग्राम्स। मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, आप फॉर्मूला लिखना चाहें फॉर्मूला लिख दें, नेम लिखना चाहें नेम लिख दें। ग्राफ प्लॉट करना है, कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अब आपने पहले स्केल सेट करना है। अब एक्स एक्सिस इज रिलेटिवली सिंपलर। जीरो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम 2 ग्राम्स है। तो 0 से 2 में आपने ग्रिड प्लॉट करनी है। तो अगर मैं फर्स्ट 0 ले लेता हूँ और 2 ग्राम तक जाना है, तो 1 ग्राम, मतलब जो एवरी 5 बॉक्सेस के बाद 0.25 बन रहा होगा आपका। तो दिस इज 0.25। लेकिन हम जो ग्राफ पे लेबलिंग करते हैं ना, तो वो 10 बॉक्सेस के बाद लेबलिंग करते हैं ऐसे। तो आप इसको 0.5 ग्राम लेंगे, फिर 1 ग्राम, 1.0 लोगे, इसको 1 नहीं लिखोगे, फिर 1.5, और फिर 2.0 एंड देन 2.5। अब 2 ग्राम तक मोर देन हाफ ऑफ अ ग्रिड तो कवर हो जाएगा ना आपका। आपने ये जरूरी नहीं है कि आपने एंड वाली वैल्यू तक ही 2 पहुंचाना है किसी भी तरह। अगर वो नहीं बता रहा तो फिर आपको खुद डिटरमिन करना है कि कौन सा डिपेंडेंट कौन सा इंडिपेंडेंट है। वैसे बता देते हैं मोस्ट, कहीं ऐसा नहीं होता नहीं बताए, बता देते हैं, केमिस्ट्री में बता देते हैं। टाइम जो है मिनिमम वैल्यू 100 है और मैक्सिमम 1450 है। अब यहाँ पे, अब ये सबका डिफरेंट भी हो सकता है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबने ये चूज करना है। 1450 तक आपने मैक्सिमम जाना है यहाँ पे। अच्छा जी, आप 0 से अगर स्टार्ट करते हैं, लेट्स से आफ्टर 10 बॉक्सेस आप 100 सेकेंड लेते हैं, तो ये पूरा नहीं होगा। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। तो इट मीन्स कि आप 200 वाली वैल्यू लें। 10 बॉक्सेस पे 200 सेकेंड्स लें। 200, देन 400, देन 600, देन 800 एंड 1000 सेकेंड्स, 1200 सेकेंड्स, और उसके बाद 1400 सेकेंड। अब वो 1400 से भी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना, इस ग्राफ की जो आप लाइन बना रहे हैं वो इस तरह से एक्सटेंड करो कि जो एरो बना रहे हो वो बाहर निकले यहाँ से। 1400 के बाद इन्होंने 10 बॉक्सेस नहीं दिए हुए, तो ये 1200, 1300। तो जो आप ग्राफ ले रहे थे, वो 100 के 5 बॉक्सेस में 100 सेकेंड ले रहे थे ना। 1200, 1300, 1400। 1400 के बाद जो लास्ट आएगा आपके पास, वो 1600 नहीं आएगा बल्कि 1500 आएगा, क्योंकि वो 5 बॉक्सेस दिए हुए हैं बस। अब आपने प्लॉटिंग करनी है। 0, 1450। 0 पे 1450 है। 1450 कहाँ पे होगा, 1400 और 1500 के बीच में होगा। मतलब आप अगर 20 सेकेंड्स का एक बॉक्स बन रहा है आपके पास, 20, 40, 60, 1460, 1480 एंड 1500, तो 1450 आपका कहाँ पे होगा, 20, 40 ये बीच में आएगा, मतलब एग्जैक्टली 2.5 बॉक्सेस पे। अच्छा, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बनेगा आपका 0.25, 800। 0.25, 0 और 0.5 के बीच में आएगा, 0.25 एंड 800। देन यू हैव 0.5 एंड 550। 0.5 पे है 550, तो 550 आपका आएगा 400, देन 500, 520, 540, 560 यहाँ पे। अच्छा जी, फिर 1 पे है, 1 ग्राम पे है 300 सेकेंड्स।
1 ग्राम पे 300 सेकेंड। अच्छा, 1.5 पे भी 300 आ रहा है। अब कोई गड़बड़ की है इन्होंने एक्सपेरिमेंट में, 1.5 पे भी 300 आ रहा है, और फिर 2 पे 100 आ रहा है। अच्छा जी, लेबल द एक्सिस, प्लॉट द पॉइंट एंड ड्रॉ अ स्मूथ कर्व। कर्व बनाना है आपको। तो देखें, एक पॉइंट ऐसा है, इसमें अगर मैं उस पॉइंट को लाने की कोशिश करूंगा, देखो एक पॉइंट यहां से छूट रहा है। अगर मैं यूं करके जाऊंगा तो 3 पॉइंट छूट रहे हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके लीव हो सकते हैं, मैक्सिमम नहीं। तो आपने इस कर्व को इस तरह से प्लॉट करें। तो 1 पॉइंट इज आउट ऑफ ट्रेंड, विच इज योर दिस पॉइंट। Use the graph to predict the time it takes for the blue color to appear if 0.7 gram of sodium chloride is used. 0.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड जब हम यूज करेंगे तो टाइम कितना लगेगा वो आपको बताना है। तो आपने इस ग्राफ से बताना है 0.7 ग्राम कहाँ पे होगा, ये 0.5 है, ये 1 है। तो 1 स्मॉल बॉक्स कितने यूनिट्स के बराबर बन रहा है, 0.5 बॉक्सेस में 10, मतलब 10 बॉक्सेस 0.5 ग्राम्स के बराबर है। तो 1 बॉक्स जो हो जाएगा वो आपका शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच ग्राम्स। अगर नहीं आता है तो रेशियो मेथड यूज कर लो। 10 बॉक्सेस जो है वो 0.5 ग्राम के, तो 1 बॉक्स होगा 0.5 x ग्राम। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 10 जो कि 0.05 ग्राम्स होगा। हाँ, कर्व को आप एक्स्ट्रापोलेट करें, बिल्कुल करें, आप अलाउड है। आपने पॉइंट टू पॉइंट नहीं बनाना, जरूरी नहीं आप पॉइंट टू पॉइंट बनाए। अगर आप इससे आगे चले जाएं तो कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है भाई, तो 0.7 ग्राम्स हमारा कहाँ पे आएगा, ये 0.5 है, दिस इज 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9। तो 0.6, 0.7, 0.7 हमारा यहाँ पे आएगा। कंस्ट्रक्शन लाइन जरूर बनाओगे। मेरी ये वैल्यू आ रही है 420 सेकेंड्स। 420 आ रही है, नहीं, 7 ग्राम्स ही था ना। 8.91, 400 and 520। Now when I'm seeing my curve, I realizing कि मैंने ये ट्रेंड जो है ना प्रॉपर नहीं बनाया है, थोड़ा सा यूं आना था, बट चलो कोई बात नहीं, चला लेते हैं अभी इसको। बहुत प्रॉपर काम करना है ये वाला। तो ये आ रहा है समवेयर 420 सेकेंड्स। ओ सॉरी, 420 नहीं, टाइम 440 आ रहा है किसी का। हम्म, हाँ ये थोड़ा सा ना इससे आईपैड पे थोड़े से इशू होता है। चलो लेट्स टेक इट 420 फॉर नाउ, 420 सेकेंड्स। अगर ये गलत भी हो जाता है तो आगे कोई एरर नहीं आएगा आपका, ये एक मार्क ही जाएगा यहाँ से। द टीचर सजेस्ट दैट द स्टूडेंट रिपीट्स वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, विच एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। इनमें से जो आउट ऑफ ट्रेंड जा रहा है वो कौन सा आपका जा रहा है, ये वाला जा रहा है। तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था, दिस वाज 1, 2, 3, 4, फिफ्थ एक्सपेरिमेंट आपने रिपीट करना है। एक्सपेरिमेंट 5 हैज टू बी रिपीटेड। Why is this experiment repeated? Because जो point है वो आपका is not following the pattern, or you can just say कि it's anomalous point, anomalous point, not following the trend, कोई error किया है आपने यहाँ पे।
Then they are saying use your graph to deduce the effect of sodium chloride on the rate at which the iron rusts. तो अब अगर आप ग्राफ देखें तो if you are using more sodium chloride, the time taken for the iron to rust is decreasing. ठीक है, the more the sodium chloride you are using, the faster the rate of the reaction. तभी तो रस्टिंग जल्दी हो रही है. More NaCl, faster the rate of reaction. The student repeats all 6 experiments using pieces of iron which have been painted. The other variables remain the same. Painting provides surface protection. So पहले पेंट हटेगा और फिर वो आयरन रस्ट होगा, तो it will take longer for the painted iron to get rust. Describe the effect this change has on the time for the blue color to appear on and explain your answer. तो अब जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा ना, तो it will take longer for blue color to appear. एंड एक्सप्लेनेशन क्या होगी इसकी? तो पेंटिंग प्रोवाइड्स सरफेस प्रोटेक्शन, बैरियर प्रोवाइड करेगा. पेंटिंग प्रोवाइड्स surface protection, hence reduces rate of rusting. अहमद चले जाओ बेटा. नहीं ज़ारा, इतना बड़ा फर्क नहीं आएगा. 380 का 420. मुझे तो मेरा कर्व जो हमने बनाया है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ इट. ये मुझे दोबारा से बनाना चाहिए, लेकिन अभी मैं मिटाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी अभी फिलहाल. अच्छा जी, next part saying a class of students repeat the first 6 experiment. They all use identical pieces of apparatus and the same indicator. They measure all the volumes and masses correctly. The times measured by each student are different, but each student produces a graph of the same shape. Suggest why the times measured by each student are different. तो टाइम क्यों डिफरेंट है ऑल्दो द शेप ऑफ अ कर्व इज सेम? क्योंकि देखो, जनरल ट्रेंड तो वही है ना, कि जब if you are using more mass of sodium chloride, the rate of a reaction becoming faster, it means lesser time would be taken for the iron to rust. अब ऐसा क्या हो गया इसमें कि इनके जो टाइम आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब कम आ रहे होंगे अपनी सेकंड बार जो भी आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, लेकिन ऐसा क्या कर रहे हैं ये लोग कि इनके डिफरेंट आ रहे हैं? ह्यूमन रिएक्शन टाइम तो हम नहीं कहेंगे इसको, ये कह सकते हैं कि हाँ, हर स्टूडेंट को जो है वो कलर, अब देखो, कलर ब्लाइंड वाली बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन डिफरेंट लोगों का कलर को परसीव करने का टाइम डिफरेंट होता है. कलर ब्लाइंड नहीं है यहाँ पे, कलर ब्लाइंड वाली बात नहीं करो. एक ही कलर आ रहा है ना, तो इसलिए हम कलर ब्लाइंड नहीं देखेंगे यहाँ पे. ठीक है. ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर, भाई स्टॉप वॉच ऑन ऑफ करने में टाइम डिफरेंट कर दिया हो, यस, ह्यूमन रिएक्शन टाइम भी आ सकता है यहाँ पे. तो आप यहाँ पे रिएक्शन टाइम लिख सकते हैं. रिएक्शन टाइम in use of stopwatch is different. This makes more sense. कलर वाली बात आप छोड़ दें, मैं ना लिखें. Suggest by all the graphs at the same shape, because ट्रेंड तो सेम होगा ना. अब अगर आप कोई स्टूडेंट है जो कि उसको कलर देर से दिख रहा है, वो देर से स्टॉप वॉच ऑफ कर रहा है, तो वो सारी ऑब्जर्वेशन में देर से ऑफ कर रहा होगा ना. तो जो आपका एरर है वो सारा एक्सपेरिमेंट में बच्चे का सेम होगा. तो अगर जो टाइम वो 0.5 ग्राम के लिए पड़ रहा है, 1 ग्राम के लिए, ट्रेंड तो यही फॉलो हो रहा होगा. तो 1 ग्राम भी तो उसको उतना ही लेट दिख रहा होगा ना कलर आता हुआ, जो उसको 0.5 में दिखा था. हम ये इसमें कहेंगे कि एरर कर रहे हैं, लेकिन सेम एरर कर रहे हैं नीचे ऑब्जर्वेशन. सेम एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन. इसको ना हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर. ये रैंडम एरर नहीं है.
रैंडम एरर ये होता है कि आपने एक वैल्यू में जो है वो स्टॉप वॉच जल्दी ऑफ कर दी थी, एक में देर से ऑफ कर रहे हैं, तो वो रैंडम एरर होता है। सेम ट्रेंड फॉलोड, ये भी लिख सकते हैं। सेम ट्रेंड फॉलो क्यों हो रहा है, वो ग्राफ को ही तो ट्रेंड कहते हैं ना, तो वो उसका आंसर लिखना था। तो आप ये लिखें, सेम एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। सिस्टमेटिक एरर इज सेम थिंग ना। नहीं 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 नहीं, आप हाशिर, ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो गई, आप वहीं पे खड़े होकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है आपके पास। ठीक है भाई, ये जो फाइल है ये मैं अपलोड करूंगा आपकी क्लास नोट्स के फोल्डर में। और बाकी जो पूरी वर्कशीट अपलोडेड हुई हुई है ओ लेवल की, आईजीसीएसई की, अलग अलग, वो आप कर सकते हैं। आप एलई पेपर्स कर सकते हैं, इसमें से एलई में से निकाल निकाल के कर लें। सेम ट्रेंड ना लिखो ना, सेम ट्रेंड, ग्राफ ट्रेंड को ही तो कहते हैं। वही पूछा है कि ट्रेंड सेम क्यों है, तो उसका रीजन लिखना है। आप वापस वही रिपीट कर देंगे बस। सिस्टमेटिक एरर देखिए, आपको रिलेशनशिप तो बता देगा ना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल थे उनकी क्या थी, तो वो रिलेशनशिप सही बताएगा सिस्टमेटिक एरर। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे किसी का आंसर 480 आ रहा है, किसी का 420 आ रहा है, तो इस ग्राफ को जरा रिप्लॉट कर लेना। हो सकता है 480 आ रहा हो आपका, लेकिन आपने ग्राफ को एक बार दोबारा से सही से बना के देखना है। ठीक है, मेरा जो ग्राफ बना हुआ है, मुझसे ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ना स्लाइटली मिस हो गया है, तो मैं अगर इसको दोबारा से प्लॉट करूंगा तो मेरी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ये मैं इसको अगर इस तरह से प्लॉट करूंगा ना, तो मेरी वैल्यू भी चेंज हो जानी है। बट यू गॉट दी आइडिया कि कैसे निकालना है ना। अहमद, आप कहाँ पे ऐड नहीं हो बेटा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो मुझे। हाँ, 480 फिर भी नहीं आ रहा होगा, 480 से तो कम ही बनेगी वैल्यू। ठीक है भाई, चलो। हमें बता दिया था इसने एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, क्योंकि मास हम खुद से रेगुलर इंटरवल से चेंज कर रहे थे ना। जो हम खुद से रेगुलर इंटरवल से चेंज करते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है। एमएस में वेरिएशन देखो, एमएस में यूजुअली तो वो बताते ही नहीं है कि क्या वैल्यू आ रही है ग्राफ से। और वेरिएशन कभी दे देता है, कभी नहीं देता, कभी एग्जैक्ट वैल्यू भी दे देते हैं वो लोग। तो लेकिन मार्जिन होता है चेकर के पास, जो उसकी जो आपकी डिटेल मार्किंग की, अब एक तो पब्लिश मार्किंग की होती है जो आप लोग यूज कर रहे होते हैं, डिटेल मार्किंग की होती है जो चेकर के पास होती है, उसमें वेरिएशंस गिवन होते हैं। तो इतना परेशान नहीं होना इसमें कि थोड़ा बहुत आगे पीछे आ गया अगर किसी का। 360 तो नहीं आएगी, किसी भी तरह नहीं आएगी 360। 360 तो बहुत नीचे चले गए हो। प्लॉट कर लो ग्राफ को दोबारा। मैं इसको मिटा के, अभी मैं प्लॉट करना नहीं चाह रहा सारी चीजें ना, टाइम लग जाएगा अभी। बट इसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको बैठे आराम से प्लॉट करें। 450 ज्यादा, 440 ज्यादातर लोगों का आ रहा है, तो वो 440 ही हम इसको सही मान के चलते हैं अभी। चलो भाई, अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास होगी उसमें जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। मेटल्स के एटीपी बहुत आसान है। मतलब मेटल्स और इलेक्ट्रोलिसिस का थ्योरी पेपर जैसा ही एटीपी होता है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री मिक्स होके आ रहा है, लाइक कॉनिकल फ्लास्क बार बार लेबल करने का कह रहा था, गैस कैसे कलेक्ट करते हैं, गैस सिरिंज यूज करना, वो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। तो खैर, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में जो डिफरेंट चीज थी क्रोमेटोग्राफी, उसके कुछ एटीपी देख लेंगे, तो वो भी इजी है, वो मसला नहीं है। सैटरडे वाली जो क्लास होगी ना हमारी, उसका थोड़ा सा मैं टाइम एक्सटेंड करूंगा आप लोगों का देख के। टेस्ट फॉर आइंस हमें पढ़ना है। बट बिफोर दैट आई वुड रिकमेंड के जो आप लोगों के पास ड्राइव पे टेस्ट फॉर आइंस, मोल्स एंड टाइट्रेशन के ऑलरेडी हमने क्वेश्चंस किए हुए थे, वो अपलोडेड है। वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो लोग जिन्होंने फ्रेशली ज्वाइन किया है हमें एटीपी सेशंस के लिए,
आई वुड रिकमेंड कि आप लोग वो वाला क्लास जरूर देखें, उससे आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स भी रिवाइज हो जाएगा और मोल्स भी रिवाइज हो जाएगा। तो वो वाली क्लासेस आप जरूर देख लीजिएगा। देखो एटीपी जो फोल्डर है आप लोगों के पास, इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी वो 6 नंबर की थी। 1 to 5 आप बिफोर सैटरडे आप सब देख लीजिएगा, जिन्होंने पढ़ा हुआ है साथ, जिनको याद है इट्स ओके, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा हुआ साथ, तो वो ये वाली क्लासेस ना 1 to 5 वो प्लीज जरूर देख लेना आपने। बेटा गिव्स के पोर्टल पे भी ना फोल्डर बना हुआ है, आप एटीपी खोलते हैं तो एटीपी में ये सारी लाइन से आपके पास क्लासेस आ जाएंगी। ठीक है, क्लासेस तो आ जाएंगी ना, फाइल्स आ जाती हैं उसमें क्लासेस आ जाती हैं। तो क्लास नोट्स में आपके पास ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं अभी ये चीजें हैं, और पास पेपर्स में आपके पास जो एक वर्कबुक होगी एटीपी पास पेपर्स और आईजी एटीपी पास पेपर्स, तो ये आपके पास सारे क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है। चलो भाई, जा सकते हैं अभी।